नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 3 जून 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, हिमाचल इलेक्शन, प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी नहीं बढ़ा पाई वोटिंग। भले ही मंडी संसदीय क्षेत्र में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र के दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता जनता को लुभाने में कम कामयाब हुए हैं। 29 मई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उसके अगले दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया था। इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों में वोटिंग का कम ही क्रेज देखा गया। साथ ही मतदान प्रतिशतता बढ़ाने में न ही सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और अन्य कांग्रेस वरिष्ठ नेता और न ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और अन्य भाजपा के नेता सफल हुए हैं। 2019 में बम्पर वोटिंग जिला कुल्लू से लोकसभा चुनाव के लिए हुई थी। उस दौरान कुल्लू जिला से 75.65% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार तो जिला की मतदान प्रतिशतता 73.32 है। 2019 के मुकाबले 2.32 घट गई है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां 2019 में 74.17% मतदान हुआ था। इस बार 72.13% मतदान हुआ है। जिला कुल्लू की चारों विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह सभी जिलों से मतदान में पिछड़ गया है। मतदान का घटना किस नेता को भारी पड़ेगा, यह 4 जून का दिन ही बताएगा। समाचार नंबर 2, हिमाचल इलेक्शन, कांगड़ा शिमला में 2.5% खिसका मतदान। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के आंकड़े भले ही 2019 का रिकॉर्ड न छू पाए हों, लेकिन मतदान 71% को छू गया है। मतदान के बाद सामने आए ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो मंडी और हमीरपुर में 5 वर्षों के बाद मतदान प्रतिशत में बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। कंगना रनौत के मैदान में उतरने के बाद दिलचस्प मुकाबले वाले मंडी संसदीय क्षेत्र में 2019 में 73.60% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 0.48 की मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। मंडी में 73.12% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 72.26% मतदान हुआ है। इस बार मतदान में 0.57% की कमी आंकी गई है। 2019 में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 72.83% मतदान दर्ज हुआ था। मतदान प्रतिशत में शिमला संसदीय क्षेत्र प्रदेश में तीसरे पायदान पर है। शिमला में करीब 71.26% मतदान दर्ज हुआ है। 2019 के मुकाबले शिमला सीट पर 1.42% की कमी देखने को मिली है। शिमला संसदीय सीट पर 2019 में 72.68% मतदान हुआ था। भाजपा ने इस सीट को भी बड़े अंतर से जीता था। देश भर में बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली कांगड़ा संसदीय सीट इस बार मतदान में सबसे निचले पायदान पर है। HDM मतदान 2024, कांगड़ा 67.97%, मतदाता 15,24,032, पुरुष 7,55,878, महिला 7,46,631। मतदान केंद्र 1910, मंडी 73.12%, मतदाता 13,77,173, पुरुष 6,85,832, महिला 6,78,225।
मतदान केंद्र 2213। हमीरपुर 72.26%। मतदाता 14,56,099। पुरुष 7,15,681। महिला 7,16,940। मतदान केंद्र 1784। शिमला 71.26%। मतदाता 13,54,665। पुरुष 6,90,935। महिला 6,55,422। मतदान केंद्र 2083। साल 2019 में मतदान और जीत का अंतर। कांगड़ा 70.55%। भाजपा किशन कपूर 7,25,218। मतदान 72.02%। कांग्रेस पवन काजल 2,47,595। मतदान 24.59%। जीत का अंतर 4,77,623। मंडी 73.60%। भाजपा रामस्वरूप शर्मा 6,47,189। मतदान 68.75%। कांग्रेस आश्रय शर्मा 2,41,730। 25.68%। जीत का अंतर 4,05,459। हमीरपुर 72.83%। भाजपा अनुराग ठाकुर 682,692। कुल मत 69.04%। कांग्रेस रामलाल ठाकुर 2,83,120। मतदान 28.63%। जीत का अंतर 3,99,572। शिमला 72.68%। भाजपा सुरेश कश्यप 6,06,183। मतदान 66.35%। कांग्रेस धनी राम शांडिल 2,78,668। मतदान 30.50%। जीत का अंतर 3,2,7,515। समाचार नंबर 3। 24 को हिमाचल आएगा 16वां वित्त आयोग, प्रदेश में 2 दिन ठहरा। चुनाव से निपटते ही हिमाचल सरकार को 16वें वित्त आयोग का सामना करना होगा। भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत कर रहा है और 24 और 25 जून 2024 को हिमाचल के दौरे पर रहेगा। वित्त आयोग की टीम इन 2 दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार को अपना मेमोरेंडम तैयार कर वित्त आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरे की तैयारी के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 2 रोज पहले ही अपने अफसरों की टीम के साथ बैठक की है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िपा की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों पर लागू होंगी। हिमाचल के लिए 16वें वित्त आयोग का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। हिमाचल को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, जो 15वें वित्त आयोग ने 37,199 करोड़ दी थी। हालांकि यह अनुदान हर साल कम हो रहा है, इसीलिए 16वें वित्त आयोग के पीरियड में इस अनुदान को बचाए रखना हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के समय 15वें वित्त आयोग ने 5 साल की अवधि के लिए हिमाचल को 81,977 करोड़ रेकमेंड किए थे। इनमें 37,199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 3,049 करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 2,258 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थे। वित्त आयोग की सिफारिश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
2,222 करोड़ भी दिए थे। इसी वित्त आयोग ने मंडी में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 1,000 करोड़ की सिफारिश भी की थी, जिसे भारत सरकार ने बाद में लागू नहीं किया। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही केंद्र राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का बंटवारा करता है। समाचार नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल पहुंचे श्री रेणुकाजी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने रविवार को रेणुकाजी तीर्थ स्थल में स्नान किया और मां का आशीर्वाद लिया। वे यहां राज्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं वन्य प्राणी विभाग के कर्मचारियों से उन्होंने परिक्रमा मार्ग पर यहां की बायोडायवर्सिटी का भी ब्यौरा लिया। रेणुकाजी झील चूंकि रामसर साइट की वेटलैंड में अंकित है, लिहाजा यहां पर पाई जाने वाली जलीय व स्थलीय जीवों की जानकारी भी माननीय न्यायाधीश ने प्राप्त की। वहीं वन्य प्राणी क्षेत्र को आगजनी इत्यादि से संरक्षण के लिए भी उन्होंने जानकारी हासिल की। वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान माननीय न्यायाधीश को रेणुकाजी क्षेत्र को आगजनी से बचाव के लिए जानकारी से भी अवगत करवाया। इस मौके पर वन्य प्राणी विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश संजय करोल को रेणुकाजी मंदिर का सोवेनियर भी यादगार स्वरूप भेंट किया गया। उधर वन्य प्राणी विभाग के वन मंडल अधिकारी शाहनवाज भट्ट ने बताया कि न्यायाधीश संजय करोल ने रविवार को रामसर वेटलैंड का दौरा किया है। उन्होंने झील व यहां की बायोडायवर्सिटी के विषय में भी फीडबैक ली। पर्यटकों से गुलजार। गौर हो कि इन दिनों अति सम्माननीय मेहमानों के अलावा भी आम पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। लगातार भीषण गर्मी के बीच जिला सिरमौर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है। बाहरी राज्यों से लगातार मैदानी भागों में भीषण गर्मी के बीच जिला की सैरगाहें गुलजार हैं। वहीं रेणुकाजी, हरिपुरधार, चोड़धार पर्यटन व धार्मिक आस्था के स्थलों में सैकड़ों पर्यटक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कंचन बेदी ने बताया कि वीकएंड पर लगातार जिला सिरमौर में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। जिला के पर्यटन से लेकर निजी होटलों, होम स्टे इत्यादि में भी ऑक्यूपेंसी में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा बाहरी राज्यों में भीषण गर्मी के चलते हिमाचल की सैरगाहें जैम पैक हुई हैं। समाचार नंबर 5। हमीरपुर में फैला डायरिया, स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड में उतारी 8 टीमें। हमीरपुर की ग्राम पंचायत लंबलू तथा चमनेड़ के तहत आने वाले गांवों के लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। लोग उल्टी, दस्त, बुखार से पीड़ित हो गए हैं। दोनों ही पंचायतों से डायरिया के मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड में जाकर निरीक्षण किया। रविवार को निरीक्षण के दौरान दोनों पंचायतों में 98 डायरिया से पीड़ित मरीज मिले हैं। विभाग ने 8 टीमों का गठन कर फील्ड में उतारा है ताकि घर घर जाकर डायरिया से पीड़ितों का पता लगाया जा सके। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग सोमवार को क्षेत्र में IPH के जल भंडारण टैंकों से पानी के सैंपल भरेगा तथा जांच के लिए लैब भेजेगा। साथ ही लोगों के घरों में प्रयोग में लाए जाने वाली पानी के भी सैंपल भरे जाएंगे। लोग इन दिनों नलों के पानी का इस्तेमाल करने के साथ ही हैंडपंप के पानी का भी प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग प्राकृतिक जल स्रोतों का सहारा लेते हैं। लोग डायरिया की चपेट में कैसे आए, उन कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा RK अग्निहोत्री ने स्वयं फील्ड में उतरकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। वास्तविकता का पता लगाने के उतरे अधिकारियों के सामने चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। दोनों पंचायतों में अब तक 98 डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। CMO डा RK अग्निहोत्री ने बताया कि लंबलू गांव में डायरिया के 42 मरीज, खनेऊ गांव में 26 मरीज तथा चमनेड़ गांव में डायरिया के लगभग 30 मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखें, पीने का पानी उबालकर या फिल्टर कर पिएं। गर्मी में बाहर न निकलें, उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, स्वच्छता बनाए रखें,
खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री की स्वच्छता, ताजे और साफ सुथरे भोजन का ही सेवन करें। बाहर का खाना खाने से परहेज करें। डायरिया के लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे कि बार बार पतले दस्त, उल्टी, बुखार आदि। ऐसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ORS का घोल पिएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें। यदि आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति डायरिया से पीड़ित है तो जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम से मिलकर उचित सलाह और दवाइयां लें। समाचार नंबर 6। हिमाचल इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज में बिलासपुर का नैना देवी हलका नंबर 1। लोकसभा चुनाव 2024 में बिलासपुर जिला में वोटिंग परसेंटेज के मामले में मां नैना की पावन धरा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र अग्रणी रहा है। बेशक 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार बिलासपुर में 1.92% कम वोटिंग दर्ज की गई। इस बार के चुनाव में जिला में कुल मतदान 72.02% दर्ज किया गया है। इसके तहत झंडूता हलके में 71.95%, घुमारवी में 71.63%, सदर 71.67% और नैना देवी में 72.87% दर्ज की गई है। सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे की अंतिम अपडेट पर बात करें तो सुबह के समय पहली 9 बजे की अपडेट में 15.61% वोटिंग थी, जिसमें झंडूता हल्का 15.58, घुमारवी 15.96, सदर 15.57 व नैना देवी 15.28% पर था। 11 बजे मतदान का आंकड़ा बढ़कर 33.51% पर पहुंच गया, जिसके तहत झंडूता में 33.53, घुमारवी में 34.13, सदर में 33.22 व नैना देवी में 33.07% पर था। गर्मी का मौसम होने के बावजूद दोपहर 1 बजे की अपडेट में वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा बढ़कर 50.11% पर पहुंच गया था। इसके तहत झंडूता में 50.05, घुमारवी में 51.17, सदर में 49.36 व नैना देवी में 49.77% मतदान का आंकड़ा दर्ज किया गया। दोपहर बाद 3 बजे की अपडेट में जिला में मतदान परसेंटेज बढ़कर 59.93% पर पहुंच गई, जिसमें झंडूता 59.98, घुमारवी 60.33, सदर 59.15 व नैना देवी 60.27% पर पहुंच गया। शाम 5 बजे की अपडेट में जिला में मतदान प्रतिशतता 68.61% दर्ज की गई, जिसमें झंडूता में 68.31, घुमारवी में 68.61, सदर में 68.34 व नैना देवी में 69.22% मतदान दर्ज हुआ। इसमें नैना देवी हलके ने बाजी मार ली। शाम 6 बजे की अंतिम अपडेट में जिला में मतदान की परसेंटेज बढ़कर 72.02% दर्ज की गई, जिसमें झंडूता हलके में 71.95, घुमारवी में 71.63, सदर में 71.76 और नैना देवी हलके में 72.87% मतदान दर्ज किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिला से भाजपा को 67,156 मतों की लीड मिली थी। ऐसे में सभी की निगाह बिलासपुर पर है। HDM जिला में 240,839 ने ही डाला वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिला में कुल 240,839 वोट कास्ट हुए हैं। वोटिंग परसेंटेज के मामले में नैना देवी हलके का सर्वाधिक योगदान है। जिला में वोट करने वाले पुरुष वोटर्स 116611 व 124224 महिला वोटर्स शामिल हैं। इस आंकड़े में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है।
यानी चुनाव में पुरुषों की तुलना में 7,613 महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। इसी तरह झंडूता हलके में 58,773 वोट्स में से पुरुष वोट्स 28,285, महिला 30,486, घुमारवी में 64,866 में से पुरुष 30,429 व महिला 34,436, सदर में 61,350 में से पुरुष 30,053 व महिला 31,297 और नैना देवी में 55,850 में से पुरुष 27,844 व महिला वोट्स 28,005 शामिल हैं। इस बार जिला में वोट्स की तादाद 3,343,889 है, मगर 93,550 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया, यानी 27.98% लोगों ने मतदान में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। समाचार नंबर 7। बिंदल बोले 2014 से डिनायल मोड में जी रही कांग्रेस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की मोदी जी की नीतियों की जीत होगी और विपक्ष के प्रोपेगेंडा की हार होगी। हम एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि भाजपा को अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है और एनडीए निश्चित रूप से 400 पार करेगा। पन्ना प्रमुखों के जो ग्राउंड आंकड़े हमें मिल रहे हैं, उससे हम अभी भी पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतिहास रचने जा रहा है। अंतिम चरण के मतदान से पहले ही कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स की डिबेट से भागने का निर्णय लेकर इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन सूपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस 2014 से ही डिनायल मोड में जी रही है। उन्होंने कहा कि भले ही सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, सारे परिवारवादी एक हो जाएं, विलुप्तीकरण की राजनीति करने वाले सारे इके आ जाएं, कुर्सी के लिए अपना ईमान धर्म छोड़ देने वाले लोग एक साथ आ जाएं, ये लोग एक कर्मयोगी को कभी हरा नहीं पाएंगे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से तय हो गया है। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से इस बात पर मुहर लग गई है कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर नहीं। भाजपा की जीत देश की जनता के विश्वास की जीत है, विकसित भारत के लक्ष्य की जीत है। यह विकसित भारत और सनातन का विरोध करने वालों की करारी हार है। समाचार नंबर 8। हिमाचल में बनेगी पुलिस की नई IRBN। प्रदेश में हिमाचल पुलिस की एक नई IRBN बनेगी। नई IRBN के लिए पुलिस विभाग की ओर से जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। नई IRBN बनाने के लिए बद्दी में जमीन की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार ने एक और पुलिस बटालियन की सौगात दी है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस जिला बद्दी और पुलिस जिला नूरपुर में एक महिला पुलिस की बटालियन और एक पुरुष बटालियन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर हिमाचल में एक नई IRBN बनाने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल में IRBN बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक को मंजूरी पत्र भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 IRBN हैं और अब 7वीं IRBN बनाई जाएगी। IRBN के लिए जगह का चयन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एकमुश्त 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। पुलिस बटालियन के जगह का चयन होने के बाद पुलिस जवानों के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भवन का निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा, उसी हिसाब से अलग अलग किस्तों में 30 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों की नई बटालियन IRBN के लिए मंजूरी दे दी है।
हिमाचल प्रदेश में बनने वाली नई पुलिस बटालियन के लिए पुलिस जिला बद्दी में जगह का चयन किया जाएगा। 1007 पदों पर भर्ती। हिमाचल प्रदेश में IRBN बनने से जहां जवानों की कमी दूर होगी, वहीं सैकड़ों बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। IRBN में पुलिस अधिकारियों, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 7, मेडिकल स्टाफ के 4, वायरलेस स्टाफ के 33, कुक, सफाई कर्मचारी और चालकों सहित पुलिस जवानों के 1007 पद भरे जाएंगे। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। मामबेटे ने पीट कर मार डाली महिला। शहर से सटे ओडरा गांव में मामबेटे ने मिलकर रिश्तेदार महिला की किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद गुस्से में आकर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत पर आरोपी मामबेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ आरंभ कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए नूरपुर से फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है। फॉरेंसिक टीम के घटनास्थल का दौरा करने के बाद ही महिला के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार मंगला के ढौली गांव की पिंकी देवी अपनी रिश्तेदार विमला देवी के घर गई हुई थी। 3-4 दिनों तक पिंकी के घर न लौटने पर रविवार को बेटा मां का हाल जानने के लिए विमला देवी के घर पहुंचा, जहां माता को मृत हालत में देखकर बेटे के पांवों तले जमीन खिसक गई। इस दौरान विमला देवी व उसका बेटा मनोज कुमार भी वहीं मौजूद थे। बेटे ने तुरंत घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी। सूचना पाते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव चौधरी ने टीम संग मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने जांच पड़ताल में पिंकी देवी के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान पाए हैं। पुलिस की पूछताछ में मनोज कुमार व उसकी माता पिंकी की मौत को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर पुलिस ने मामबेटे के खिलाफ भादनसं की धारा 302 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी मामबेटे से पूछताछ कर हत्या की सही वजह जानने का प्रयास कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी मामबेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। समाचार नंबर 10। चुनाव खत्म, अब रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन सीजन। वीकेंड पर ही दिख रही पर्यटकों की भीड़। प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ेगा। पर्यटन कारोबारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि जून में होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% से अधिक पहुंच जाएगी। शिमला के होटलियर प्रिंस कुकरेजा और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने बताया कि जब तक देश में चुनाव चल रहा था, पर्यटक कम संख्या में प्रदेश का रुख कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शिमला में अभी 50% तक ऑक्यूपेंसी है, जबकि गत सालों के दौरान गर्मियों में 70% से अधिक रहती है और वीकेंड पर यह 90 से 100% रहती थी। चुनाव खत्म होने के बाद पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ पाएगा। समर टूरिस्ट सीजन पर इस बार लोकसभा चुनाव की भी मार पड़ रही है। इस वजह से गर्मियों में भी हिमाचल के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी नहीं हो पाई है। वीकेंड पर जरूर 70 से 80% ऑक्यूपेंसी पहुंच रही है, मगर अन्य दिनों में 50 से 60% ऑक्यूपेंसी है। पर्यटन कारोबारियों की माने तो देश में चल रहे चुनाव और गर्मी देरी से पड़े की वजह से पर्यटक पहाड़ों की सैर पर नहीं आ रहा। इस बार गर्मी भी देरी से शुरू हुई है। इसका असर पर्यटन सीजन पर देखा जा रहा है। पहाड़ों पर सैलानियों की तादाद बढ़ सकती है। खासकर नेता और उनके समर्थक चुनावी थकान मिटाने के लिए पहाड़ों का रुख कर सकते हैं, मगर चिंता इस बात को लेकर है कि 15 जून के बाद प्रदेश में कभी भी प्री मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। मानसून शुरू होने के बाद अक्टूबर तक पहाड़ों पर पर्यटक आना पसंद नहीं करते।
शिमला में कुफरी के अलावा भी कई पर्यटन स्थल। शिमला घूमने आए पर्यटक ज्यादातर शिमला शहर और कुफरी घूमने के बाद वापसी का रुख कर लेते हैं, लेकिन शिमला में कुफरी और शहर के अलावा आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक आसानी से पहुंच सकता है और लुत्फ उठा सकता है। इसमें तत्तापानी खूबसूरत स्थल है, यहां वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है। नालदेहरा भी खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ गोल्फ कोर्स है। नारकंडा, क्रैग्नेनो, शिमला म्यूजियम, एडवांस स्टडीज, राष्ट्रपति भवन आदि ऐसे अन्य कई क्षेत्र हैं जहां पर्यटक आसानी से पहुंच सकते हैं और घूम सकते हैं। समाचार नंबर 11। वन्य जीव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, जब्त किए जानवरों के अंग, 2 जीवित सांप। वन विभाग की टीम ने बहुउद्देशीय बैरियर तुनहट्टी में वन्य जीव की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास मात्रा में जंगली जानवरों के शरीर के अंग व 2 जीवित सांप जब्त किए हैं। आरोपियों को वन विभाग की टीम ने रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों को अदालत से न्यायिक हिरासत मिलने के बाद जिला कारागार भेज दिया है। वन मंडलाधिकारी डलहौजी रजनीश महाजन ने बताया कि गत 27 मई को विभागीय टीम ने तुनहट्टी बैरियर पर नियमित जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे 4 लोगों को रोका गया। इनमें 2 कांगड़ा जिला के नूरपुर शहर के पास जसूर छतरौली और 2 पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे। इन चारों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए तलाशी दौरान कब्जे से 25 सीआर गीदड़ सिंगी, मानीटर छिपकली के 8 हथाजोड़ी, मसनीटर छिपकली के 13 पंजे, 4 सांप की खोपड़ी, 8 सांप की रीढ़ की हड्डी के टुकड़े, 11 शैल के कांटे और फ्लैप शेल कछुए का 1 खोल बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपियों से सांप की खाल का 1 डिब्बा, 40 सिवेट कैट के पंजे और 2 जीवित सांप, 1 स्पेक्टेकुलर कोबरा और 1 इंडियन सैंड बोआ बरामद किया गया। इनका कथित तौर पर काले जादू की रस्मों में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर सहायक अरण्यपाल वन विभाग रवि गुलरिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है। आरोपियों से पकड़े गए जंगली जानवर श्रेणी 1 के वन्य जीव हैं। वन्य जीवों व इनके अंगों की तस्करी करना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे वन्य जीव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना वन विभाग के अधिकारियों से साझा करें। समाचार नंबर 12। मंडी सीट के लिए 6 जिलों से आएगा चुनाव परिणाम, सुबह 8 बजे तक पहला रुझान। मंडी संसदीय सीट पर हार जीत की तस्वीर मंगलवार 4 जून को लगभग 8 बजे से साफ होना शुरू हो जाएगी। 8 बजे तक पहला रुझान सामने आ जाएगा। मंडी संसदीय सीट के 17 हलकों के लिए 9 जगहों पर ईवीएम और पोस्टल बैलेट व सर्विस वोट (ETPBS) की गिनती होगी। इस बार ईवीएम से 9,9,7,3,7,3 मतों की गिनती की जाएगी। मंडी सीट के लिए 6 जिलों से चुनाव का परिणाम आएगा, जबकि हमीरपुर संसदीय सीट के परिणाम में भी मंडी जिला की भूमिका रहेगी। यहां से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल जिला के धर्मपुर विस की गिनती सरकाघाट कॉलेज में होगी। मतदान के दौरान प्रयोग हुई ईवीएम व वीवीपैट यूनिट को 9 जगहों पर कड़ी निगरानी में रखा गया है। 4 जून को इन्हें मतगणना टेबल पर लाया जाएगा। इसके बाद ईवीएम से वोट की गिनती व मिलान का क्रम शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट व सर्विस वोट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद ईवीएम से वोट गिनने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सारी प्रक्रिया सुबह लगभग 6 बजे शुरू होगी और लगभग 7 बजे के आसपास पोस्टल बैलेट व सर्विस वोट की गिनती प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू होते ही ईवीएम से वोट गिनने का काम शुरू हो जाएगा।
मंडी संसदीय क्षेत्र के पोस्टल बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस की गिनती संस्कृति सदन में होगी। इसके साथ ही भरमौर के वोटों की गिनती मेडिकल कॉलेज चंबा सरोल में होगी। लाहौल स्पीति के वोटों की गिनती जीएसएसएस केलांग में होगी। मनाली, बंजार, आनी और कुल्लू के वोटों की गिनती महाविद्यालय कुल्लू में की जाएगी। करसोग, सुंदरनगर, सराज और नाचन के वोटों की गिनती इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल परिसर में होगी। दनरग और जोगिंद्रनगर विस के वोटों की गिनती जोगिंद्रनगर डिग्री कॉलेज में होगी। मंडी और बल्ह विस क्षेत्र के वोटों की गिनती पीजी कॉलेज मंडी में होगी। रामपुर के वोटों की गिनती जीएसएसएस रामपुर न्यू बिल्डिंग में होगी। किन्नौर विस क्षेत्र के वोटों की गिनती बचत भवन हाल रिकांगपियो में होगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।